Good evening everyone. Welcome to the next session of PSTET preparation. आज का जो हमारा टॉपिक है वो CDP का ही नेक्स्ट टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। CDP जब हमने स्टार्ट की थी तब भी इन्हीं थ्योरीज को हमने लेके डेवलपमेंट के बारे में समझा था। तो आज जो है हमने इस सेशन में इन्हीं थ्योरीज को करना है, लेकिन इन थ्योरीज को कुछ डिटेल में करना है कि कॉन्सेप्ट को हमने डिटेल में स्टडी करना है। तो थ्योरीज हैं हमारे पास, तीन थ्योरीज हैं, प्याजे की, वाइगॉट्स्की की और कॉलबर्ग की। ये जो तीनों थ्योरीज हैं दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। हम प्याजे और वाइगॉट्स्की की थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्टरी कह सकते हैं, कहते हैं, पर दे आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी। हर एक का ना एक अपना अपना एस्पेक्ट होता है, हर एक का अपना अपना एक नज़रिया होता है, एंड ऑल द एस्पेक्ट्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट इन द चाइल्ड डेवलपमेंट। प्याजे जो थे उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे जोर दिया, मतलब मेंटल डेवलपमेंट पे, बच्चे के मानसिक विकास पे जोर दिया। और इसी के साथ कॉलबर्ग जो थे उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की बात की। वो कहते थे कि बच्चा जो है सही गलत कैसे सीखता है, किस स्टेज में जाके सीखता है। तो मॉरल वैल्यूज़ की उन्होंने बात की थी, उनका भी एस्पेक्ट उतना ही इम्पॉर्टेंट था। और वाइगॉट्स्की जो थे उन्होंने लैंग्वेज की डेवलपमेंट की। उन्होंने कहा लैंग्वेज को बहुत इम्पोर्टेंस दी कि लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इवन फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उसके लिए तो ज़रूरी है ही है, सोशल डेवलपमेंट के लिए, हमारे कल्चरल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत, मतलब उन्होंने सोशल एस्पेक्ट्स को, कल्चरल एस्पेक्ट्स को, हमारी लैंग्वेज को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी। बस इतना सा हम फर्क करते हैं। अगर वाइगॉट्स्की और प्याजे की बात करें तो प्याजे बोलते हैं कि डेवलपमेंट प्रीसीड्स लर्निंग, लर्निंग से पहले ही डेवलपमेंट हो जाती है। डेवलपमेंट फॉर्म द बेसिस ऑफ द लर्निंग, डेवलपमेंट हुई होगी तो बच्चा सीखेगा, जैसे मैंने लर्निंग के कॉन्सेप्ट में भी आपको बोला था। और ये वाइगॉट्स्की बोलते हैं कि लर्निंग प्रोसीड्स डेवलपमेंट, कि अगर आप बच्चा सीखता है तो उसकी डेवलपमेंट और ज़्यादा होती है ना। सीखने से विकास होता है। कोई कह रहा है कि विकास सीख से सिखाया जाता है, अगर विकास है तो सीखा जाता है, अगर विकास हो रहा है तो कोई कह रहा है कि सीखने से भी विकास होता है। तो दोनों गलत नहीं है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कह सकते हैं हम। दोनों एस्पेक्ट्स जो है ना दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आज हमने करना है प्याजे की थ्योरी को डिटेल में। प्याजे, जीन प्याजे, इनका लाइफ स्पैन जो था 1896 से 1980, और थ्योरी ऑफ जीन प्याजे इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, मानसिक विकास, इसको समझने से पहले हमें समझना क्या जरूरी है कि मानसिक विकास अक्सर होता क्या है ना, व्हाट द कॉग्निटिव मीन्स। कॉग्निटिव का मतलब होता है किसी चीज को सीखना, मतलब नॉलेज एक्वायर करना, उस नॉलेज को समझना, उस नॉलेज पे सोचना, थिंकिंग की एबिलिटी, उस पर तर्क वितर्क की ना, क्रिटिसाइज करने की, उस पर विचार विमर्श करने की, उनसे कंक्लूजन निकालने की, ये सारी जो एबिलिटी हैं, ये सारी एबिलिटीज़ मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, कॉग्निटिव के साथ रिलेटेड होती हैं। तो दैट आर रिलेटेड टू द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब इसको हमने प्याजे की थ्योरी को समझने के लिए चार टर्म्स, जो चार की पॉइंट्स हैं, चार की एस्पेक्ट्स जो हैं इसके, वो हमने देखने हैं। तो पहला एस्पेक्ट है इसका स्कीमा। स्कीमा इज सम सॉर्ट ऑफ आइडिया, इट इज सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज। जैसे कंटेंट है ना, जैसे मेरे पास कंटेंट है, हिस्ट्री के किसी चैप्टर का, साइकोलॉजी के किसी चैप्टर का कंटेंट है, नॉलेज है, तो डेट इज कॉल्ड स्कीमा। मैंने अपने ब्रेन के फोल्डर में उसको रखा हुआ है, डेट इज द स्कीमा फॉर मी। आज मैं जो चैप्टर आपको पढ़ा रही हूँ, तो अगर मैं आपको एक पीडीएफ उसकी अवेलेबल करा दूँ समझाने से पहले, उसको एनालाइज करने से पहले मैंने आपको एक पीडीएफ मुहैया करवा दी हुई है, कंटेंट आपको दे दिया हुआ है, तो डेट इज द नॉलेज। ठीक है, जहाँ मेरे बोलने से ही आप कंटेंट ही अगर सिर्फ ले रहे हो कि ये
मैम ने बोला है, तो डेट इज कॉल्ड द स्कीमा। ठीक है, सपोज मैंने बच्चे किसी को बोला कि बच्चे, ये शायद एग्जांपल मैंने पहले भी दी है, कि मैंने बच्चे को बोला बेटा कोई भी 4 पैरों वाला जानवर, मैंने आग की एग्जांपल आई थिंक दी थी। अब मैं बोल रही हूँ कि बच्चे 4 पैरों वाला जानवर जिसकी पूंछ है और जो भौंक रहा है उसको कुत्ता कहते हैं, इट इज कॉल्ड डॉग। ओके, बच्चे को ये कंटेंट मिल गया। अब जब मैंने कंटेंट दिया था तो मैंने अपने घर का कुत्ता दिखाया था उसको, जो पमेरियन ब्रीड का है सपोज। ओके जी, अब बच्चा अपने इस कंटेंट को एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। एनवायरनमेंट मतलब जहाँ जहाँ पे वो जा रहा है। सपोज वो बच्चा अपने फ्रेंड के घर में जाता है, जहाँ पापा के साथ मम्मा के साथ सड़क पे खड़ा है, उसको कोई जर्मन शेफर्ड मिलता है। अब उसने घर में तो बड़ा वाइट सा कुत्ता देखा था, जो मम्मा ने दिखाया था कि ये डॉग है ना। तो उसने कहा अपना कंटेंट जो है उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने की कोशिश की। कैसे? उसने देखा कि जो हमारे घर वाला कुत्ता है उसके भी 4 पैर हैं, इसके भी 4 पैर हैं, उसकी भी पूंछ है, इसकी भी पूंछ है, वो भी भौंकता है, ये भी भौंकता है, इसका मतलब वो कुत्ता ये भी कुत्ता। तो उसने क्या करा, अपने स्कीमा को, अपनी नॉलेज को एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने की कोशिश की, एंड दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। ठीक है जी। अब वो आगे गया। अब उसने क्या देखा कि जानवर फिर दिखा उसको, अब वाइट कलर का ही दिखा, जैसे पमेरियन घर में देखा था। लग तो वैसा ही रहा है, पर 4 पैर उसके, 4 पैर इसके भी हैं। मेरे घर वाले डॉग के भी पूंछ है, इसके भी पूंछ है, पर वो तो भौंकता है, ये तो भौंक ही नहीं रहा, ये तो कुछ और कर रहा है, ये तो म्याऊं म्याऊं कर रहा है। तो अब उसको कंफ्यूजन हो गई। अब जब उसको कंफ्यूजन हुई तो एक फेज आया, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, जब बच्चे की मेंटल एबिलिटी पे, बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट में, कि उस स्टेज तक बच्चे की डेवलपमेंट किस रेट में हो रही है। क्योंकि हमने ये पढ़ा है एवरी चाइल्ड हैज द इंडिविजुअल पर्सनालिटी, है ना। रेट ग्रोथ का हर बच्चे का डिफरेंट है। तो वो उसमें डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज आ गई, मतलब असंतुलन आ गया फॉर द टाइम बीइंग। उसके पास समझ नहीं पा रहा वो कि मदर ने तो उसको कुत्ता बताया था, पर ये मेरे को कुत्ता लग भी नहीं रहा, तो है लग भी रहा है। तो कंफ्यूजन वाली स्टेज जो है उसको डिसइक्विलिब्रियम की, असंतुलन की स्टेज बोल देते हैं। लेकिन डिपेंड करता है फिर वही बात की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के रेट पे। बच्चे ने एट लास्ट ये इतना तो अपने ब्रेन की एक्सरसाइज से सीख जाना है कि अब बच्चे ने ये डिसाइड कर लिया कि क्योंकि इसके 4 पैर हैं, क्योंकि इसकी पूंछ है, रिजेंबल जरूर ये कुत्ते के साथ करता है, पर ये कुत्ता नहीं है। उसको ये नहीं पता कि ये कैट है, पर इतना उसने अपना ब्रेन डेवलप कर लिया, इतनी मेंटल एबिलिटी अपनी शार्प कर ली है, डेवलप कर ली है कि दैट इज नॉट डॉग, दैट इज अदर थिंग। इसका नाम कुछ और होगा, वो कंटेंट मैं लूंगा, पर अभी के फिलहाल अपने उसने स्कीमा को एडजस्ट कर लिया, है ना। जब स्कीमा को, जब नॉलेज को अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर लो तो दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। लेकिन जब स्कीमा को एनवायरनमेंट के हिसाब से, एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं करो, एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज कर लो। अब उसने चेंज कर लिया कंटेंट कि ये कुत्ता नहीं है, कुछ और है, तो दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी कि अगर तो आप अपनी नॉलेज को सिचुएशन में फिट बिठा देते हो तो वो असिमिलेशन है, पर किसी कारणवश अगर वो कंटेंट आपकी सिचुएशन के हिसाब से नहीं है तो कंटेंट को बदल लेना जो है दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन।
और कंटेंट को जब हम बदल लेते हैं तो फिर हम एनवायरनमेंट में अपने आप को इक्विलिब्रियम, संतुलन की फेज में लेके आते हैं। तो तब हम कहते हैं कि हम एनवायरनमेंट के अडेप्ट हो गए। क्योंकि अगर उसने ये कंटेंट ले लिया बच्चे ने दिमाग में कि ये कुत्ता नहीं है, तो ये तो परमानेंट अब उसके हिसाब कंटेंट हो गया ना। इन फ्यूचर वो एनवायरनमेंट पे अडेप्ट हो गया, जाएगा रास्ते में जहां पे कुत्ते देखेगा भौंक रहे हैं, ये कुत्ते हैं, ये नहीं भौंक रहे, ये कुत्ते नहीं है। चाहे वो कैट हो, चाहे वो काऊ हो, चाहे वो बफलो हो, कोई भी हो, पर ये कुत्ता नहीं है। ठीक है, नया कंटेंट अब उसने अपने आप से लिया। एक कंटेंट मदर ने दिया था, ये कंटेंट अपने अब उसने अकोमोडेशन के लिए लिया है, तो फिर उसको बोलते हैं हम अडेप्टेशन। मतलब फिर वो अडेप्ट हो गया एनवायरनमेंट के हिसाब से, है ना। अनुकूल परिस्थितियों में अपने आप को उसने डाल लिया, मतलब अनुकूल हो गया वो वातावरण। ठीक है जी, समझ आ गई। मेरे को सिखाया गया कि 4 पहियों वाली जिसमें पैसेंजर्स बैठते हैं, जो पेट्रोल से चलती है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ट्रांसपोर्ट का मीडियम है, कार है। कार कोई भी है, स्विफ्ट है, डिजायर है, कोई भी है, जहां पे भी मैं देखूंगी मैं कहूंगी कार है। मेरा कंटेंट क्या है, स्कीमा क्या है, कार है। और मैंने असिमिलेट कर लिया, जब भी कार को देखा असिमिलेट कर लिया, ये भी कार, ये भी कार, ये भी कार। पर जब मैंने ट्रक को देखा, जब मैंने बस को देखा, तो कुछ टाइम के लिए डिसइक्विलिब्रियम हुआ, कुछ टाइम के लिए असंतुलित हुआ मेरा ब्रेन, लेकिन मैंने फिर इक्विलिब्रियम की स्टेज में अपने ब्रेन को एक्सरसाइज किया और मैंने इक्विलिब्रियम की स्टेज पे लाके बोला कि नहीं, ये कार नहीं है, दिस इज द न्यू कंटेंट। अब जब न्यू कंटेंट ले लिया तो इसका मतलब मैंने अकोमोडेट कर लिया। वो जो न्यू कंटेंट है वो मेरे को इन फ्यूचर जहां पे भी मैं जाऊंगी तो ये कारें हैं, ये कारें नहीं हैं, ये कारें हैं, ये कारें नहीं है वाला अकोमोडेशन का जो कॉन्सेप्ट है मेरे को एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने में हेल्प करेगा। क्लियर है जी। अब आते हैं हम प्याजे की थ्योरी के बारे में। ये तो सिर्फ टर्म्स थी, ओके। मतलब उसने इन चारों को बेस बना के इन्होंने कहा कि ऐसे बच्चे का दिमाग डेवलप होता है, बच्चा ऐसे सीख रहा है, ब्रेन की जो जो डेवलपमेंट करी जा रहा है तो सीखी जा रहा है, पर पहले ब्रेन की डेवलपमेंट कर रहा है। अब उसने ये सीखा कि ये कार नहीं है, कब सीखा, ब्रेन की डेवलपमेंट करने के बाद में। तो प्याजे इस पे फोर्स कर रहे हैं कि लर्निंग बाद में आएगी, सीखेगा वो बाद में, पहले अपने ब्रेन को डेवलप करेगा। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स लर्निंग। तो अब आता है प्याजे की थ्योरी के स्टेजेस जो हैं, स्टेजेस ऑफ प्याजेस थ्योरी। 4 स्टेजेस हैं इनके, प्याजे की थ्योरी के। पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकेंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल, थर्ड स्टेज है ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, देन कंक्रीट ऑपरेशनल, फोर्थ वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल। ये एक्चुअली मैंने हिंदी में पंजाबी में इसलिए नहीं लिखे क्योंकि वहां पे भी बुक्स पे यही लिखा हुआ है। फॉर्मल को सिर्फ रस्मी लिखा हुआ है, कंक्रीट को कंक्रीट ही लिखा हुआ है। कंक्रीट आप मतलब समझते हो, कोई ऑब्जेक्ट जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, है ना, जो दिखेगा आपको सामने फिजिकली। तो प्री ऑपरेशनल एक्टिविटी से पहले वाली स्टेज, रिएक्शन से पहले वाली स्टेज। और सेंसरी मोटर, इसको हम देखते हैं सेंसरी मोटर को। सेंसरी का मतलब होता है, अच्छा सेंसरी मोटर समझने से पहले ना हम समझेंगे, एक्सक्यूज मी, सेंसरी मोटर समझने से पहले ना हम समझेंगे कि सेंसरी होता क्या है। सेंसरी हमने न्यूटन का एक लॉ पढ़ा हुआ है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। बायो में भी है ये रिफ्लेक्स एक्शन का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, सपोज करो मेरे को किसी ने चुटकी काटी है, कहाँ पे काटी है, मेरी स्किन पे। स्किन मेरी सेंसरी ऑर्गन है, ज्ञान इंद्री है मेरी। अब मेरे को चुटकी काटी, ये वाला मैसेज मेरी स्किन ने रिसीव किया,
लेकिन मेरा ये मैसेज सेंसरी इम्पल्स की फॉर्म में सेंसरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक चला गया। अब मैंने ब्रेन पे छोड़ दिया, मैंने कहा, मेरी स्किन ने छोड़ दिया ब्रेन पे कि मैंने तेरे को मैसेज दे दिया कि मेरे को फलाने बंदे ने स्किन पे यहाँ पे चुटकी काटी है, अब तू सोच क्या करना है। अब ब्रेन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिसीजन लेगा, जो ब्रेन डिसीजन लेगा वो उसका रिएक्शन होगा। ये एक्शन था और ब्रेन जो डिसीजन लेगा वो उसका रिएक्शन होगा। अब उसने जो रिएक्शन करना है दैट इज मोटर एक्टिविटी, दिस इज सेंसरी एक्टिविटी। सेंसरी इंपल्स के थ्रू गया मैसेज, मैसेज का जो जवाब आया कोडिंग एंड डीकोडिंग ना, सेंसरी गया और जो डिसीजन आया वो आ गया रिएक्शन, मोटर एक्शन। तो ये जो स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें बच्चा अपनी सेंसेशन से, मोटर एक्शन से ब्रेन की डेवलपमेंट करता है, एनवायरनमेंट में एडजस्ट होता है। इस स्टेज में लैंग्वेज डेवलप नहीं होती ना, लैंग्वेज डेवलप हो भी जाए पर मेंटल डेवलपमेंट के बाद में होती है। सिर्फ मेंटल डेवलपमेंट जो है बच्चा कैसे करता है अपने एक्शंस के साथ, सेंसरी एक्शंस के साथ, मोटर एक्शन के साथ। इस स्टेज को समझने के लिए पियाजे ने इस स्टेज को ही 6 स्टेजेस में बांटा था। ठीक है, तो अब हम इसकी 6 स्टेजेस देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये जो स्टेज है ना, जीरो सेंसरी हो गई, प्री ऑपरेशनल हो गई, ये चारों स्टेजेस एज के अकॉर्डिंग है। बात उन्होंने एज के अकॉर्डिंग ही की थी कि मेंटल डेवलपमेंट होती है पर मेंटल डेवलपमेंट एज वाइज होती है ना, स्लो स्लो प्रोग्रेस करती है। उन्होंने पियाजे ने ये फोर्स किया था, उनके अकॉर्डिंग था कि बच्चा जो है ना एक खाली स्लेट नहीं है जिसपे आपने कुछ भरना है, आपने कुछ लिखना है, वो फुल फ्लेज है। बच्चा बड़ों से डिफरेंट हो सकता है, बच्चा बड़ों से डिफरेंट सोचता है, पर बच्चा बड़ों से कमतर नहीं है। ये उनका बेसिक कॉन्सेप्ट था कि चाइल्ड कैन थिंक डिफरेंटली, बच्चा अलग अलग सोच सकता है, हर बच्चा अलग सोच सकता है, पर कोई बच्चा कम नहीं है। ये नहीं आप कह सकते कि बच्चे में वो एबिलिटी नहीं है और बड़ों में वो एबिलिटी है ना, तो खाली बर्तन नहीं है वो। तो एज वाइज थी उनकी, ये जो एज थी ना सेंसरी मोटर स्टेज की, ये 0 से 2 ईयर का बच्चा जो है उसकी बात कर रहे हैं वो, और इनको 6 स्टेजेस में बांटा उन्होंने। सबसे पहली स्टेज थी स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, जो अभी मैंने बताया। इस स्टेज के बारे में वो बोलते हैं कि इस स्टेज में ये 1 महीने तक की एज का बच्चा, महीने तक के, इस एज में बच्चा अपने सेंसरी मोटर एक्शंस से एनवायरनमेंट में एडजस्ट होता है ना। और 2 उसके पास एबिलिटी होती हैं, एक सकिंग की और दूसरी लुकिंग की, मतलब देखने की। और सकिंग की जो एबिलिटी है वो बच्चे में इनेट होती है, मतलब वोम से ही सीख के आता है बच्चा। बच्चा जब पैदा होता है तो उसको दूध पीना सिखाना थोड़ी पड़ता है, वो बॉटल के निप्पल को सक करता है, अपने आप सक करता है, क्योंकि सकिंग की जो है ना मेंटल डेवलपमेंट उसमें प्री बर्थ हो चुकी हुई है। ठीक है, तो इन 2 एक्शंस से वो अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करता है। उसको नहीं पता जहां पे बड़ा है वहीं पे बड़ा रहेगा, मूवमेंट थोड़ी बॉडी की वो शो करता है। हाँ, देखता है बच्चा, देखता जरूर है आपके एक्शंस को, रिएक्शंस नहीं आपको करके बता पाएगा लेकिन देखता है। सकिंग वाला तो आप रिएक्शन भी उसका देख सकते हो, है ना। लुकिंग वाला भी देख सकते हो, आपकी तरफ देख सकता है, इधर उधर आंखें, आजकल तो बच्चे पैदा होते ही इधर उधर आंखें घुमा रहे होते हैं, तो लुकिंग वाली एक्टिविटी भी उसमें होती है और सकिंग वाली तो होती है। आप पैदा हुए बच्चे के पास ही अपनी फिंगर लेके जाओ मुंह के पास तो वो सकिंग स्टार्ट कर देता है। ये जो मेंटल डेवलपमेंट है वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे हुई होती है उसकी 0 to 1 मंथ की, दैट इज कॉल्ड स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। उसके बाद में सेकेंड स्टेज आती है प्राइमरी सर्कुलर स्टेज। यहाँ पे प्राइमरी का मतलब होता है सेल्फ और सर्कुलर का मतलब होता है रेपिटेटिव, बार बार दोहराना। मतलब
जो उसको एक्टिविटी आती है, कौन सी थी इनेट उसकी, सकिंग की, उस एक्टिविटी को, क्योंकि वो एक्टिविटी उसके साथ कंसर्न है और बच्चा इस टाइम सोचता है कि मैं ही मैं हूं और कोई नहीं है यहाँ पे, है ना, सिर्फ मैं ही मैं हूं। जैसे वो वूम्ब के अंदर होता है ना कि मैं ही मैं हूं, तो सारा कुछ मेरे इर्द गिर्द ही, वहां पे प्लेसेंटा से उसको दूध मिल रहा है, उसकी भूख खत्म हो रही है, तो उसको अभी तक वो वहीं पे है, अभी तक वो वूम्ब के अंदर ही है कि उसको सिर्फ ये मतलब है कि मेरे को दूध मिलेगा, सकिंग करनी है मैंने, मेरा पेट भर गया, खत्म, बात खत्म। तो प्राइमरी कंसर्न होता है उसका अपने आप के साथ, और जितनी एक्टिविटी उसने करनी है रिपीट करनी है, बार 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 रिपीट करनी है, क्योंकि ये एक्टिविटी सकिंग वाली उसको सेटिस्फेक्शन दे रही है, उसको प्लेजर दे रही है। तो जो एक्टिविटी उसको प्लेजर देगी, जो एक्टिविटी उसको सेटिस्फेक्शन देगी, उसको रिपीट करेगा। तो वो सकिंग वाली एक्टिविटी अपनी इस एज में, इस स्टेज में वो रिपीट करता रहता है, इसीलिए इस स्टेज को हम बोलते हैं प्राइमरी सर्कुलर स्टेज। जैसे इसी स्टेज में बच्चा, अगर उसको बॉटल नहीं मिली, दूध नहीं मिला, तो उसने अपना अंगूठा चूसना शुरू कर देना, है ना। तो दिट इज कॉल्ड द प्राइमरी सर्कुलर स्टेज। उसके बाद में आती है सेकेंडरी सर्कुलर स्टेज। अब थोड़ा सा बच्चा मदर के साथ भी अटैच हो गया, मतलब वो ये देखेगा कि मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ तो मेरे को देख रही है, मदर देख रही है, कोई केयर टेकर देख रही, जो उसके पास ऑल द टाइम रहता है बंदा, है ना, तो उसका भी कंसर्न ले लेगा। एक्टिविटीज मतलब उसके साथ भी रिलेट कर लेगा, करेगा रिपीट, वो बार बार एक्टिविटीज वही करेगा, एक्टिविटीज रिपीट बार बार जो उसको आती होंगी, है ना, जितनी उसकी मेंटल डेवलपमेंट होगी। लेकिन वो कंसर्न किसके साथ हो जाएगा, अब सेकेंडरी कंसर्न भी हो जाएगा कि मैं नहीं, मेरे अलावा और भी हैं पास में, टॉयज, है ना, टेडी बियर के साथ वो खेलना शुरू कर देगा, रैटल्स के साथ खेलना शुरू कर देगा। तो ऐसे एक्टिविटीज जो हैं वो बार बार करेगा, ठीक है। पर एक है यहाँ पे आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली कैपेसिटी। आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड मतलब इस स्टेज तक बच्चा इतना डेवलप नहीं हुआ होता कि अगर सपोज आपने आज टेडी बियर खेलने को दिया, तो टेडी बियर आपसे कहीं रखा रुखा गया, तो वो ढूंढेगा अपने दिमाग में कि हो टेडी बियर तो है नहीं। उसको टेडी बियर दोगे तो टेडी बियर के साथ खेल लेगा, उसको रेटल्स दोगे तो रेटल्स के साथ खेल लेगा। मतलब वो ऑब्जेक्ट के साथ इतना अटैच नहीं होता। ऑब्जेक्ट आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला कॉन्सेप्ट है कि सामने है तो है, एग्जिस्ट करता, चला गया तो उसने कहना खत्म है, अब तो ये दोबारा नहीं आएगा, है ना, इसके साथ अब मेरा कोई कंसर्न नहीं है। तो दैट इज सेकेंडरी सर्कुलर स्टेज। उसके बाद में आती है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शंस। मतलब एक्टिविटीज का, अपनी एक्टिविटीज का उसने कोऑर्डिनेट करके देखना है। अब बच्चे को सपोज हमने रेटल्स दिए हैं खेलने को, है ना, इस स्टेज में, इस स्टेज से इस स्टेज तक जाते जाते वो ये सीख जाता है कि मेरे को जब टेडी बियर पकड़ाया गया था उससे तो कोई आवाज नहीं आई थी, पर ये जो मेरे को रेटल पकड़ाया गया तो इससे आवाज आनी शुरू हो गई है ना। जहाँ एक होता है टॉय जिसमें से लाइट भी आती है, तो वो देखेगा कि इससे मैं इसको ऐसे करता हूँ तो आवाज आती है, इसको ऐसे करता हूँ तो लाइट आती है। तो एक्टिविटीज का वो कोऑर्डिनेशन करना शुरू कर देता है, ठीक है। इस स्टेज में कोऑर्डिनेशन करना शुरू कर देता है। अब जब कोऑर्डिनेशन करना शुरू कर देता है तो फिर वो उसके साथ ऑब्जेक्ट के साथ अटैच भी हो गया। अब जब उसके पास से आप रेटल लेके जाओगे तब वो रोएगा, क्योंकि उसने कोऑर्डिनेट करना सीख लिया, अटैच। अब उसके दिमाग में उसकी छवि बैठ गई कि वो वाला चीज थी जो घूमता था तो लाइट आती थी, घूमता था तो आवाज आती थी, ऐसे उसके करने से आवाज आती थी, मेरे को वो चीज अच्छी लगती थी, इसलिए अटैचमेंट होगी ना उसकी। तब उससे चीज अगर छीनोगे तब वो उस चीज के लिए रोएगा, है ना, रिएक्शन करेगा अपना। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन जो है वो सीख जाता है। तो कोऑर्डिनेशन क्योंकि रिएक्शन का सीख जाता है तो उसके टर्शरी एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं, टर्शरी सर्कुलर रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं। मतलब जो हर चीजों के साथ अटैचमेंट जो है उसकी बच्चे की शो करते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट की डोमिनेंस जो है ना, प्रेजेंस जो है वो मैटर करनी शुरू हो जाती है।
इसमें आप ये भी देखोगे जैसे मदर के साथ भी बच्चा फिर अटैच होना शुरू, उसको पता चल जाता है कि ये लेडी जो है ना ये ऑल द टाइम मेरे पास रहती है, ये मेरे को फीड करवाती है, ये मेरे को खिलाती है। तो फिर वो उसकी जो एब्सेंस होगी तब बच्चा फील करेगा कि आज तो मत वो लेडी दिख नहीं रही मेरे को, अभी जो मेरे को दिख नहीं रही वो दिखेगी दोबारा तो वो स्माइल भी करना शुरू कर देगा, वो जाएगी तो वो रोना भी शुरू कर देगा। तो ये टर्शरी सर्कुलर रिएक्शंस जो हैं वो इस स्टेज में आने शुरू हो जाते हैं। और कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन का जब होता है कॉन्सेप्ट, तो आप सोच के देखो कि उसको सपोज करो कि रेक्टल्स के साथ साथ आपने बॉल खेलने को दिया हुआ है ना, बॉल बड़ा सॉफ्ट जा दिया हुआ है कि बच्चा है छोटा कहीं इसको हिट ना हो जाए। पर इस स्टेज में टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन वाली स्टेज में क्या होता है कि बच्चा ट्राई करने की कोशिश करता है, अपनी एक्टिविटीज़ को रिपीट करने की कोशिश करता है, और रेपिटिशन में उससे कई बार गलतियां भी हो जाती हैं, और जब वो गलतियां करता है वो गलतियां भी दोहराता है। ऐसा नहीं है कि हर बार वो सूदिंग एक्शंस ही दोहराता है, गलतियां भी बार बार दोहराएगा। सपोज करो उसके पास कोई हार्ड चीज पड़ी हुई है तो वो हार्ड चीज को पकड़ के भी फेंकेगा बॉल समझ के, है ना। उसको नहीं पता कि एक चीज किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। अब क्योंकि उसको ये नहीं पता कि नुकसान पहुंचा सकती है तो इसलिए उसको पता ही नहीं कि ये मिस्टेक है, तो वो उस एक्टिविटी को भी बार बार रिपीट करेगा, क्योंकि वो हिट एंड ट्राई की मेथड कर रहा है। बार बार सीखना है उसने, और सीखने के लिए वो बार बार ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये उसका टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन हो जाता है। और लास्ट में आ जाता है जी उसका लास्ट फेज आ जाती है अर्ली रिकॉग्निशन स्टेज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है। अच्छा, ये सारी सेंसरी मोटर स्टेज की स्टेजेस थी और एज वाइज थी। मैंने कहा था ये जो स्टेज है ना ये 2 साल के बच्चे तक की है, 0 से 2 ईयर्स की, और 1 महीने तक रिफ्लेक्स एक्शन से वो एनवायरनमेंट में एक्टिविटीज करता है। उसके बाद में 2 महीने तक, 1 से 2 महीने तक प्राइमरी सर्कुलर स्टेज, 2 से 4 महीने की स्टेज ये वाली आ जाएगी सेकेंडरी, 4 से 8 वाली में कोऑर्डिनेशन करना ना, रेटल्स वगैरह के साथ अटैच होना, कोऑर्डिनेट करना सीख जाता है। और फिर तो जब 8 से 12 साल तक की एज आती है तब तो आपको पता है बच्चा बैठना भी शुरू कर देता है, खड़ा भी, कहीं चलना भी, दौड़ना भी शुरू कर देते हैं, डिपेंड करता है ना बच्चे की डेवलपमेंट पे। तो वो फिर अपनी हिट एंड ट्राई की करते हैं प्रैक्टिस। तो अब आती है, ये साल का बच्चा हो गया, अब ये जो अर्ली रिकॉग्निशन वाली स्टेज है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने गलत लिख दी है शायद, 1, 4, 8, 12, ये 18 है ये, ठीक है। ये 1 से 4 महीना, 4 से 8 महीने, 8 से 12 और 12 से 18, 1.5 साल। और ये आती है आपकी 2 साल तक की एज, 18 से 24। इस स्टेज में बच्चा इमिटेट करता है, आपके एक्शंस से सीखता है, और रिकॉग्नाइजेबल स्टेज आ जाती है कि जैसे फादर की जो एक्टिविटीज़ हैं अकेले में बच्चा वही दोहराएगा, मदर की एक्टिविटी है बच्चा वैसे ही प्रिटेंड करेगा। अगर सपोज प्ले वे में आपने डाल दिया होगा ऐसे, तो प्ले वे में नहीं, चलो 2 साल का बच्चा जाता है तो बच्चा जिस चीज़ को देखेगा उसको इमिटेट करने की कोशिश करेगा ना, कल्ला बैठा। अगर सपोज घर में मदर को गाने गाने की आदत है या फादर को गाने गाने की आदत है तो अकेला बैठा वो गाने गाता रहेगा। आपने कुछ पोइम सिखाई है तो आपने ये सोच के सिखाई है कि मैं एक्टिविटी करूंगी तो बच्चा आराम से सीखेगा, तो वो बच्चा आपके एक्शंस को अकेले में रिपीट करेगा। तो अर्ली रिकॉग्निशन की स्टेज आ जाती है। तो इन सब में हो क्या रहा है, एक्शंस से वो एनवायरनमेंट के अंदर घुस रहा है, एनवायरनमेंट के साथ अटैचमेंट उसकी एक्शन से हो रही है, सेंसरी और मोटर एक्शन से, इसलिए इस स्टेज को हम बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है जी, अब आते हैं नेक्स्ट लेना है, अब अगर स्क्रीनशॉट तो आप ले लो, फिर हम ये तीनों स्टेज करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद में आती है अब नेक्स्ट स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज।
ये टॉपिक तो थोड़ा ही रह गया। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है ये आती है जी 2 से 7 साल, 2 साल तक ये स्टेज है। ये 2 से 7 साल के बच्चे की स्टेज है। इस स्टेज में लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, भाषा का विकास होता है, मेमोरी डेवलपमेंट होती है। बच्चा जो चीजें सीख रहा है उसको मेमोराइज भी करेगा, याद करके रखेगा, है ना। इसलिए ये वाली स्टेज बड़ी क्रूशियल है कि हम जितना बच्चे को सिखा सकते हैं, जितनी वोकैबुलरी उनकी इन्हांस कर सकते हैं, इस स्टेज में मेमोरी बड़ी शार्प होती है बच्चे की। हम ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी जो है ना बच्चे की उसको ग्रैस्प करना जो है ना सिखा सकते हैं। अच्छा, और इस स्टेज में एक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, सिंबॉलिकली रिलेट करके सीखता है बच्चा। इसकी एक एग्जांपल देती हूं मैं कि इस एज में क्योंकि स्कूलिंग भी स्टार्ट हो जाती है बच्चे की, बच्चे को पेन भी हम मतलब पेंसिल्स भी हम दे देते हैं, कलर भी हम दे देते हैं, तो बच्चा हर चीज को ना सिंबॉलिकली रिलेट करेगा। अब क्लासरूम में उसने देखा कि कॉपीज पे पेज पे पेंसिल चल रही है, तो उसने क्या रिलेट कर लिया कि ये चीज लिखने वाली है। यहाँ पे मैम ने मेरे को सिखाया कि यहाँ पे लिखना है। मैम तो एक वाइट सा बोर्ड ऐसे खड़ा था, ब्लैक सा खड़ा था, वहां पे लिख रहे थे, है ना। कलर भी वहीं पे चला रहे थे, पेंसिल भी वहीं पे चला रहे थे। अब उसके साथ रिलेटेड उसको घर आके क्या लगता है, दीवारें, वो दीवारों को ही ब्लैक बोर्ड समझना शुरू कर देता है। तो जहां मर्जी उसने अपने आर्ट को शो कर देना। अगर वो आर्टिस्टिक है, अपने पेंटिंग करनी शुरू कर देगा, कलर चलाने शुरू कर देगा, पेंसिल से अगर ABC सीख के आया तो ABC लिखनी शुरू कर देगा, है ना। सिंबॉलिकली वो रिलेट कर करके सीखता है। पापा को घोड़ा बना लिया, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, तो सिंबॉलिकली रिलेट करके इस स्टेज में बच्चा जो है ज़्यादा सीखता है। जो 0 से 2 ईयर की एज होती है उसमें बच्चा सिंबॉलिकली नहीं रिलेट कर पाता, लेकिन यहाँ पे सिंबॉलिकली रिलेट करेगा। उसको स्विमिंग पसंद है तो जहाँ पे पानी खड़ा है वहाँ पे हाथ मारने की कोशिश कर लेगा, झाड़ू को पकड़ के उसको घोड़ा बना बना के घूमेगा। तो डिपेंड करता है कि किसको सिंबल मान रहा है, लेकिन सिंबॉलिकली रिलेट कर करके वो चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर देता है, अपने एक्शंस शुरू कर देता है। दैट इज़ ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है ये वाला। ठीक है जी, गलत नहीं कर लेना, ये कंक्रीट नेक्स्ट करूँगी मैं। ये प्री ऑपरेशनल 2 से 7 ईयर, लैंग्वेज डेवलपमेंट, मेमोरी डेवलपमेंट और सिंबॉलिकली रिलेट करके सीख रहा है बच्चा। उसके बाद में एज आ जाती है जी आपकी नेक्स्ट कंक्रीट ऑपरेशनल। 2 मिनट, यहाँ से ये 2 से 7। अब नेक्स्ट आ जाती है 7 से 12 ईयर की एज। ये जो एज 7 से 12 की या 11, कंक्रीट ऑपरेशनल मतलब अब बच्चा कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स को सीखना शुरू कर देता है। इस एज में बच्चे को, अच्छा जो पहले एक बात छूट गई मेरी, इस स्टेज में बच्चा सेल्फ ओरिएंटेड होता है ना, ईगो सेंट्रिक बोलते हैं, बड़ा जिद्दी होता है बच्चा। जिस बात के पीछे पड़ गया, जो चीज उसको चाहिए, उसको नहीं पता, उसको दिखता ही नहीं है कि मेरे पास और भी कोई है, भाई है उसको जरूरत है, बहन है छोटी उसको जरूरत है, उसको है कि मेरी जरूरत है मतलब मेरी जरूरत है। ईगो सेंट्रिक होता है। और फिर एमिनिज्म की क्वालिटी होती है उसको। एमिनिज्म मतलब उसको ये नहीं पता कि नॉन लिविंग थिंग्स में फीलिंग्स होती हैं कि नहीं होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट का पता ही नहीं उसको, है ना। उसको वैसे तो कंक्रीट का भी नहीं पता, पर इमोशंस का नहीं पता। अगर उसको लगता है कि मेरे को थप्पड़ पड़ता है तो मेरे को चोट लगती है, तो अगर टेबल को आप थप्पड़ लगा दोगे तो उसको भी चोट लगी है।
टेडी बियर के साथ बातें करेगा, है ना, अपने गुड़िया के साथ बातें करेंगे, गुड़िया को श्रृंगारेंगे, मेरे जैसे कपड़े गुड़िया को पहना दो, ये आज गुड़िया ये खाएगी वो करेगी। तो एमिनिज्म टाइप बिहेवियर जो है वो शो करना शुरू कर देते हैं, ईगो सेंट्रिक होते हैं इस एज में बच्चे। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 ईयर। कंक्रीट का मतलब अब उसने को रिलेट करके देखना है, बच्चे ने जो फिजिकल चीज दिख रही है उसको वो चीज उसमें डोमिनेट कर जाएगी, उसके साथ वो अटैच हो जाएगा, उसके साथ वो रिलेट करेगा अपने आप को। कंक्रीट का मतलब यही है कि जो फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है चीज, तो उसके साथ वो बच्चा जो है ना इस स्टेज में अटैच हो जाता है और उसके साथ ही सीखता है। और इस स्टेज में बच्चे को बहुत सारी क्वालिटीज आ जाती हैं, जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग, मतलब ट्रांजिटिव। 3 टर्म्स यहाँ पे आप सीखोगे। ट्रांजिटिव कैपेसिटी बढ़ जाती है। ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि उसको फर्क पड़ना लगना शुरू हो जाता है असेंडिंग डिसेंडिंग का। बढ़ते क्रम में घटते क्रम में उसको समझ आ जाता है कि ये बढ़ रही है चीज, ये छोटी हो रही है चीज, है ना। फिर सीरियल मतलब किसी का कंपैरिजन कह लो, कंपैरिजन जो है वो उसको करना आ जाता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो ये वाला ए जो है वो बी से बड़ा है, और ए जो है वो बी से बड़ा है, और बी जो है वो सी से बड़ा है, तो इसका मतलब ए सी से भी बड़ा होगा। तो ये वाली जो कैपेसिटी है ये भी इनमें डेवलप हो जाती है बच्चों में। इसीलिए हम जब सिलेबस देखते हैं ये 7 से 11 का, आप देखो कि बच्चा सेकंड थर्ड में तो होगा ना, थर्ड फोर्थ में, तो वहाँ पे मैथ्स में असेंडिंग डिसेंडिंग का, बड़े छोटे का कॉन्सेप्ट, तो कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट, और इवन ये इस एज में ये भी पता चल जाता है कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट भी। अच्छा, कंजर्वेशन से याद आया, पिछली स्टेज में 2 से 7 साल का अगर बच्चा है तो आपने घरों में भी देखा होगा, आप जैसे मैं ही बुआ हूँ, है ना, अपने भतीजे को मैं देती होती थी, उसको 500 का नोट दे देना ना या 100 का नोट दे देना, तो उसको मजा नहीं आता होता था। उसने कहा ना कम दिए हैं, तो मजा उसको कैसे आता होता था, अगर उसको 1-1 रुपए के या 5-5 रुपए के मैंने 10 कॉइन दे दिए ना, तो उसमें बड़ा खुश हो जाता था, ये तो 10 दिए हैं, क्योंकि उसकी एबिलिटी कहाँ तक थी, 10 तक गिनती तक थी। उसको कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि ये 50 रुपए बन रहे हैं और वो 500 का नोट दे रही हूँ मैं, या 100 का नोट दे रही हूँ, वो ज्यादा है। ये चीज नहीं समझ आती होती बच्चों को इस एज में, 2 से 7 वाली एज में, है ना। कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता। अगर आप दूध का गिलास दे रहे हो, तो गिलास अगर बड़ा है उसमें अगर दूध डाल के दे रहे हो, तो बच्चे ने कहना कि ये ज्यादा है। अगर वही गिलास भर के आप कौली में डाल दे रहे हो, है ना, डोंगे में डाल रहे हो, तो वो इतना सा बन जाएगा, तो उसको लगेगा ये तो कम है, ये बड़ी है चीज, ये तो छोटी है हाइट में, इसलिए आप मेरे को कम दूध दे रहे हो। तो ये कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट इस स्टेज में नहीं क्लियर होता, जबकि जब कंक्रीट ऑपरेशन की स्टेज आती है तो कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो भी बच्चे का क्लियर हो जाता है। पर सिर्फ इस एज में प्रॉब्लम क्या होती है कि ये फिजिकल जो चीजें दिखती है ना, सिर्फ उनको ही समझ पाता है, जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं वो नहीं समझ पाएगा। अब एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट इसके लिए 5 लाख भी है ना। सपोज करो कि बच्चे ने गिनती तो सीखी है 1000 तक, जहाँ बच्चे को कहे 10,000, 1 लाख, ऐसा ही सुना, पर उसको कोई ऐसी फिगर, अरबों खरबों वाली फिगर जो उसके कॉन्सेप्ट से बाहर है, जो सिर्फ वो इमेजिन ही कर रहा है, तो वो इसको समझ नहीं आएगी, है ना, वो चीजें उनको समझ नहीं आएगी। वैसे ये कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट इसको उस कुछ किसी हद तक समझ आ जाता है इस एज में। तो लास्ट आ जाती है फॉर्मल जी। फॉर्मल हमारी टीन एज वाली एज है, तो ये है तो एज वैसी है जैसे 2 से 7 वाली थी। वो सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं, तो ये भी सेल्फ ओरिएंटेड ही होते हैं, ये भी सेल्फ लव वाले ही होते हैं, हवा में, इमेजिन्स में, पर इनकी एब्स्ट्रैक्शन जो है ना, एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज इनकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ब्रेन की क्रिएटिविटी, इमेजिन्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए भी यही
क्योंकि ब्रेन बड़ा शार्प है ना इस एज में, बहुत कुछ सोच रहा है, बड़े तर्क वितर्क सोच रहा है, बड़ा कुछ इमेजिन कर रहा है, तो क्रिएटिविटी इस एज में बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो मर्जी रिसर्च वर्क हम इन लोगों से करवा सकते हैं, तो चाहिए भी हमें यही कि इनकी एबिलिटी को, इनको डिबेट्स में डाल दो, इनको डिस्कशंस में डाल दो, इनको क्रिएटिव स्किल्स में डाल दो। स्किल ओरिएंटेड सिलेबस जो है इस एज में होना चाहिए, क्योंकि पियाजे बोलते हैं कि ये बड़ी क्रिएटिव एज है, फॉर्मल ऑपरेशन है, फॉर्मली बिहेव करते हैं ये लोग। ठीक, तो ये थी हमारी पियाजे की थ्योरी। लेक्चर बहुत लंबा हो गया, पर अब हम इसको ख़त्म करके ही लेंगे। तो पियाजे की जो थ्योरी है ना, इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखो, मैंने चलो रब कर दिया, पर आप को रिलेट कर लेना। बड़े फायदे हुए इसकी थ्योरी के एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में, कि हमने पता चल गया हमें कि किस स्टेज में बच्चे को कौन सा सिलेबस चाहिए, किस स्टेज में बच्चा बड़ा छोटा फिगर सीख लेता है, किस स्टेज में बच्चा जो है वो उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर की प्रॉब्लम समझ आती है, किस स्टेज में कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट उसको क्लियर होता है। तो इसलिए पियाजे की थ्योरी को बेस बना के हमने करिकुलम बनाया हुआ है, और बहुत सारे मतलब जो हमारे एजुकेशनल डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जो इनको ही फॉलो कर रही हैं, मतलब ज़्यादातर इनको ही फॉलो कर रही हैं। करिकुलम इनकी मेंटल डेवलपमेंट को ध्यान में रखे हुए, थ्योरी को ध्यान में रखे हुए करिकुलम बनाया गया। और इन्होंने कहा कि ये टॉयज के साथ बड़े अटैच होते हैं, ग्रुप्स के साथ बड़े अटैच होते हैं, तो इसीलिए प्ले वे मैथड के कॉन्सेप्ट को, टॉयज के कॉन्सेप्ट को, इवन कंक्रीट ऑपरेशनल वाली स्टेज को ध्यान में रखते हुए कि ये फिजिकल चीज़ों को देख के सीखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट वाली इनको, अब वो 7 से 11 वाले बच्चे को आप लेक्चर मेथड से समझाई जाओ, जैसे मैं आपको लेक्चर दी जा रही हूँ, उनको क्या पता कि लेक्चर मेथड क्या होता है। इसीलिए वहाँ पे कॉन्सेप्ट चला कि लर्निंग बाय डूइंग का, आप उसको प्रैक्टिकल कराओ, आप उनको फिजिकल पॉप्स यूज करो, कोई विजुअल एड्स यूज करो, ताकि बच्चा आराम से सीखे। तो लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट इनकी थ्योरी से लिया गया, प्ले वे मेथड इनकी थ्योरी से लिया गया, टीएलएम का मेथड जो है, टीएलएम का अप्रोच जो है कि पॉप्स यूज करने हैं या विजुअल एड्स यूज करने हैं, उनका सारा जो है ना करिकुलम में पार्ट इनको बनाना है, ये सारे कॉन्सेप्ट इनकी थ्योरी से लिए गए। तो एजुकेशन को बहुत फ़ायदा दिया इनकी थ्योरी में। अब इनकी थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ प्रॉस एंड कॉन्स भी हैं, तो हम ये देखेंगे, बड़ा शॉर्ट सा है। लिमिटेशन तो इनकी यही फ़ायदा तो इनका बहुत सारा हुआ हमें, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अपनी थ्योरीज छोड़ के इनकी थ्योरी को एक्सेप्ट किया। हमारा करिकुलम का फ्रेमवर्क जो है, टीचर्स की मेथोडोलॉजी जो है, सारी की सारी इनकी थ्योरी पे बेस्ड है ना। लेकिन इनका एक ड्रॉबैक था, जिससे इनकी थ्योरी को काफ़ी मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट मिला, कि इनकी जो थ्योरी थी वो सिर्फ अपने तीनों बच्चों को ध्यान में रख के इन्होंने बनाई थी। अब क्योंकि अपने ही बच्चों को दिमाग में रख के इन्होंने थ्योरी दी थी, तो फिर लोगों का कहना था, जो क्रिटिक्स थे उनका कहना था कि सेम है सबका, एनवायरनमेंट सबका सेम है, सबकी हेरिडिटी सेम है, होमोजीनियस एनवायरनमेंट होने के कारण हम सब बच्चों को उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। जो उन बच्चों की रिक्वायरमेंट है वो सबकी नहीं हो सकती, इसलिए वो थ्योरी जो है सब बच्चों पे एप्लीकेबल हमें नहीं करनी चाहिए। सिर्फ यही वाला मतलब बायस है इनकी थ्योरी, तो यही वाला एक क्रिटिक्स था, यही वाली लिमिटेशन थी जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा इनकी थ्योरी पे। अदरवाइज इनकी थ्योरी जो थी बेस्ट थ्योरी थी, अभी तक पॉपुलर है, बहुत सारे फंडे जो हैं, बहुत सारा करिकुलम, बहुत सारी मेथोडोलॉजी जो हैं इनकी थ्योरी पे बेस्ड है। तो ये तो थी हमारी पियाजे की थ्योरी। उसके बाद में हम नेक्स्ट सेशन में कॉलबर्ग और वाइगॉट्स्की, इन दोनों को साथ में लेंगे और थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेंगे पियाजे और वाइगॉट्स्की का, जिसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा। होप कि समझ आ गया होगा आपको। काफ़ी लंबा सेशन हो गया पर इंटरेस्टिंग था, है ना। तो इसको बार बार सुनो, क्योंकि थोड़ी सी स्टेजेस जैसे याद करनी है तो ये याद करनी पड़ेंगी आपको एज वाइज, जैसे मेरे को भी गलती लग गई थी। तो इसको थोड़ा सा बार बार सुनना, बार बार याद करना, स्क्रीनशॉट ले लेके स्टेजेस एजेस याद करना, है ना। कोई बुक रेफ़र करनी है तो बुक भी रेफ़र करना,
पर अपने कंटेंट को कम नहीं होने देना, अपने एंथुसियाज्म को कम नहीं होने देना, अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को कम नहीं होने देना। लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूँगी, खास करके इन सर्विस टीचर्स के लिए, क्योंकि इन सर्विस टीचर्स के लिए ये कंपलसरी हो गया है, तो बिल्कुल भी आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। मेरी तरफ से कंटेंट में, कंसेप्ट क्लैरिटी में, एंथुसियाज्म में कोई कमी नहीं होगी। तो आप में भी बिल्कुल नेगेटिव अप्रोच नहीं देनी। हम टीचर्स हैं, वी कैन डू एवरीथिंग, वी कैन एक्सेप्ट एवरी चैलेंजेस and we have to set the example before our students. So accept the challenge और keep motivated और अपना enthusiasm कम ना होने दो, पढ़ो और example set करो, ठीक है, और challenges को accept करो, hope for the best. Thank you, have a nice day.